हेलो बच्चों, आप लास्ट टाइम हम टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था आपने लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो देखो उसमें जो थर्ड लॉ है हम सेक्शन कर रहे थे 11th का लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। इसमें लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में हमने दो लॉ पढ़ लिए थे। अब देखो इसमें थर्ड लॉ है, वो है जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमें क्या कहता है कि भाई अगर दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं, मान लो कि कोई भी दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं, तो अगर वो कंबाइन करके एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैं स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ, मान लो कि दो एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं, दो एलिमेंट रिएक्ट करके एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो अगर आप उन कंपाउंड्स के अंदर एक का मास फिक्स कर दें तो जो दूसरे का मास है वो हमेशा होल नंबर मल्टीपल होगा। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको कि मान लो कि अपने पास भाई ये कार्बन और ऑक्सीजन लेके चल रहे हैं, तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करके दो कंपाउंड बनाते हैं। एक तो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड और एक बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब अगर हम स्टेटमेंट ये है, इफ मास ऑफ वन एलिमेंट इज फिक्स्ड देन मास ऑफ अदर एलिमेंट इज होल नंबर मल्टीपल या और इन होल नंबर रेशियो। भाई आप अगर एक का मास फिक्स कर दें और दूसरे के मास को आप चेक करें तो जो दूसरे का मास है वो हमेशा होल नंबर रेशियो के अंदर होगा या होल नंबर मल्टीपल होगा। तो देखो अब इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं अपन। इस क्वेश्चन के अंदर ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड में देखो एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो कार्बन का मास 12, एक ऑक्सीजन का मास 16। अब आप बात करते हैं भाई CO2 की। तो CO2 के अंदर कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 32। भाई दो ऑक्सीजन है ना, तो 12:16 × 2 फॉर ऑक्सीजन और ये फॉर कार्बन, तो ये रेशो आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं, लेट मास ऑफ वन एलिमेंट दैट इज कार्बन इज फिक्स्ड। आपने क्या करा, एक एलिमेंट कार्बन का मास जो है वो फिक्स कर दिया और वो आपने ले लिया 12 ग्राम। तो अब यहाँ पे देखो 12 रेशियो क्या है, 12, दोनों में कार्बन का मास क्या है 12। अगर अलग होता तो आप इसको एक कर लेते, ठीक है। अब इसके बाद अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास क्या है 16 और यहाँ पे ऑक्सीजन का मास क्या है 32। अब स्टेटमेंट पढ़ो, इफ मास ऑफ वन एलिमेंट इज फिक्स्ड। अगर आप एक के एलिमेंट के मास को फिक्स कर देते हैं, देन रेशियो ऑफ देन मासेस ऑफ अदर एलिमेंट या देन मास ऑफ अदर एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट कौन सा बच रहा है ऑक्सीजन, इज होल नंबर मल्टीपल और इन होल नंबर रेशो। तो भाई जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो क्या आ जाएगा 1:2। तो जो अदर एलिमेंट है इसका मास क्या होता है होल नंबर रेशो के अंदर होता है हमेशा, ठीक है। तो भाई ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का बेसिक है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो देखो इसकी जो डेफिनेशन है वो हमारे पास ये बन रही होगी, when two elements combine to form two or more compounds
अगर दो एलिमेंट कंबाइन करके दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं then the masses of one element which combines with fixed mass of other। भाई जब दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं और दो एलिमेंट कंबाइन करके दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, देन मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, तो जो मास है एक एलिमेंट का, विच कंबाइंस विद फिक्स मास ऑफ अदर, भाई दूसरे का मास आपने क्या करना है, फिक्स करना है, बियर्स सिंपल रेशो टू वन अनदर। तो जो अदर एलिमेंट है उसका जो मास का रेशो है वो होगा हमेशा सिंपल। अब कार्बन का तो आपने एग्जाम्पल कर लिया, मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेके देता हूं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो जब भाई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो एक तो बनता है N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। एक बनता है NO नाइट्रिक ऑक्साइड, एक बनता है NO2, ठीक है, और एक बनता है N2O3। पहले N2O3 लिख लो, N2O3, फिर बनेगा NO2 और एक बनता है N2O5। तो भाई जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो ये 5 कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों के मासेस का रेशो लेते हैं, तो एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो भाई अब जब आप नाइट्रोजन का केस लेके चल रहे हैं तो यहाँ कितने नाइट्रोजन है, 2, एक का मास कितना है 14, तो 2 का कितना होगा 28, तो 28 रेशो 16, 28 रेशो क्या आ गया 16। भाई 2 नाइट्रोजन है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हो 14 × 2 रेशो 16। अब आ जाओ यहाँ पे, अब इस केस के अंदर एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, तो 14 रेशो 16। फिर आ जाओ यहाँ पे 14 × 2 रेशो 16 × 3, ये बन गया। फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे फिर एक नाइट्रोजन है, तो 14 रेशो 16 × 2, यहाँ पे आ जाओ तो 14 × 2 रेशो 16 × 5। भाई 5 ऑक्सीजन है ना, या तो सीधा 5 का मास लिख दो 80 आएगा, 2 का 28 आएगा। अब जब सोल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है 28 रेशो 16, 14 रेशो 16, 28 रेशो 48, 14 रेशो 32, 28 रेशो 80। अब देखो आपने करना क्या है, आपने एक के मास को फिक्स करना है और आपने दूसरे के मास को देखना है। तो एक का मास, लेट मैं नाइट्रोजन का मास फिक्स कर रहा हूं, लेट मास ऑफ नाइट्रोजन इज फिक्स्ड, दैट इज 14। भाई मैं क्या कर रहा हूं, नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर रहा हूं और मैं उसको लेके चल रहा हूं 14। तो यहाँ पे 14 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा 14 रेशो 8। तो भाई नाइट्रोजन तो ये तो हो गया फिक्स। अब यहाँ पे पहले से ही 14 है तो इसको ऐसे ही रहने दो, 14 रेशो 16। फिर यहाँ आ जाओ, तो अब यहाँ 14 लाने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 रेशो 48/2 करोगे तो क्या आ जाएगा 24। यहाँ पे क्या आएगा 14 रेशो 16। अब फिर यहाँ आ जाओ तो 14 रेशो 40। तो भाई अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो रेशो बन रहे हैं वो देखो, यहाँ पे ये फिक्स है, यहाँ पे ये 14 फिक्स है, यहाँ पे भी 14, यहाँ पे भी 14। बाकी देखो क्या है 8 रेशो 16 रेशो 24 रेशो 16 रेशो 40।
अब आप इसको 8 से डिवाइड कर दो तो 1:2:3:2:5। मतलब सिंपल सा रेशो होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। इस बात का आपने ध्यान रखना है, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। तो ये इसको ही आप कहते हैं होल नंबर सिंपलेस्ट रेशो। तो ये भाई अपने पास होल नंबर सिंपलेस्ट रेशो आ रहा होगा इसका, ठीक है। कई जगह पे कंपाउंड यहाँ पे N2O4 ले रखा है, तो N2O4 से जब रेशो निकाल लेंगे तो ये 28:64, तो फिर ये आ जाएगा 14:32। फिर यहाँ 32 रख सकते हो, तो ये 4-5 भी आ सकता है। N2O4 और NO2 जो है वो एक ही चीज़ है, ये हम आगे पढ़ेंगे भी। तो ये सिंपलेस्ट रेशो बन रहा होगा अपने पास, और यही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है कि भाई जब आप एक के मास को फिक्स कर देते हैं तो जो दूसरे एलिमेंट का मास है वो हमेशा क्या होता है, सिंपल रेशो के अंदर होता है, अगर दो एलिमेंट आपस में मिलके कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है भाई। अब देखो इसके अंदर जो हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं भाई। जो हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है इसकी जो लिमिटेशन है वो आती है आइसोटोप पे। मान लो कि जैसे ऑक्सीजन का आइसोटोप ले लिया अपन ने, ऑक्सीजन का आइसोटोप 18 वाला ले लिया, तो वहाँ पे जो रेशो है वो कभी भी फिक्स नहीं आएगा सेम। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल करते हैं इसी के बेस पे। तो देखो जो न्यूमेरिकल है, देखो स्टेटमेंट में वो हमारे को ये कह रहा है कि कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म 2 ऑक्साइड्स, कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म 2 ऑक्साइड इज फाउंड टू फॉर्म, आप पूरा लिख लो चाहे एक बार, कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म 2 ऑक्साइड्स। कार्बन जो है वो 2 ऑक्साइड बनाता है। ऑक्साइड किसके साथ बनते हैं, ऑक्सीजन, तो मतलब कार्बन एंड ऑक्सीजन है। तो 2 एलिमेंट है भाई, कौन कौन से हैं, एक तो कार्बन है और एक कौन सा है, ऑक्सीजन है। उसमें वो आगे कह रहा है विच कंटेन्स 42.9% and 27.3% of carbon respectively, of carbon, मतलब वो हमारे को ये कह रहा है कि भाई कार्बन और ऑक्सीजन जो हैं वो 2 ऑक्साइड बनाते हैं, और उन दोनों ऑक्साइड्स में जो कार्बन का रेशो है, जो कार्बन का परसेंटेज है वो क्या है, एक में तो 42.9% है और दूसरे में क्या है 27.3% है कार्बन का रेशो। शो दैट दिस डाटा फॉलोज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। फिर हमने प्रूव करना है भाई कि ये जो डाटा है ये किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। तो अब आपा को कंपाउंड तो बता नहीं रखे, तो आपा ये मान लेते हैं कि एक तो कार्बन और ऑक्सीजन के 2 कंपाउंड हैं। तो फर्स्ट कंपाउंड जो है उसमें कार्बन तो है भाई 42.9%, ठीक है भाई। अगर कंपाउंड 100 ग्राम है, अगर कंपाउंड 100% है तो उसमें 42.9% तो क्या है कार्बन, तो ऑक्सीजन कितनी बचेगी 100 माइनस 42.9, क्योंकि कंपाउंड जो है वो किसका है, कार्बन और ऑक्सीजन का। भाई अगर टोटल कंपाउंड 100% है तो कार्बन तो आ गया 42.9, ऑक्सीजन कितना बच रहा है, आप सब्ट्रैक्ट कर लो इसको, 42.9, तो ये आ रहा है भाई अपने पास 57.1%।
तो जो पहला कंपाउंड है उस पहले कंपाउंड में कार्बन तो इतने परसेंट है और ऑक्सीजन जो है वो 57.1% है। फिर अपन दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं, सेकंड कंपाउंड के अंदर जो कार्बन है वो 27.3% है। भाई अगर ये कंपाउंड भी 100% है, कार्बन इतना है, तो ऑक्सीजन कितना होगा? 100 माइनस 27.3, क्योंकि कंपाउंड सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन का है। तो आप सोल्व कर लो इसको भी। तो ये आ रहा भाई अपने पास 72.7%। अब देखो, अगर मैं कंपाउंड को 100 ग्राम मान लूं तो कार्बन कितना होगा? देखो परसेंटेज दे रखी है भाई, कंपाउंड 100 ग्राम है तो कार्बन 42.9 ग्राम है। तो अगर कंपाउंड 100 ग्राम हो गया तो कार्बन कितना होना चाहिए? 42.9 ग्राम। ऑन द सेम बेसिस वी कैन से कि ऑक्सीजन कितना होगा? 57.1 ग्राम। तो ये तो आ गया कंपाउंड 1। कंपाउंड 2 को सोल्व करें तो कार्बन कितना आ रहा होगा? 27.3 ग्राम। ऑक्सीजन कितना आ रहा होगा? 72.7 ग्राम। ठीक है। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता था? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमारे को ये कहता है कि मास ऑफ वन इज फिक्स्ड, मास ऑफ वन इज फिक्स्ड। भाई एक का मास तो क्या है? फिक्स है, और जो दूसरे का मास है उसका जो रेशो है वो क्या है? होल नंबर मल्टीपल है। एंड रेशो ऑफ masses of other is in whole number ratio। भाई एक का तो मास क्या है? फिक्स है, और जो दूसरे का मास है वो क्या है? होल नंबर रेशियो के अंदर है। तो भाई अब यहां से आप क्या करते हैं? लेट वी आर फिक्सिंग मास ऑफ ऑक्सीजन टू 1। भाई आप क्या करते हैं कि ऑक्सीजन के मास को फिक्स कर देते हैं, और वो कितना कर रहे हैं? 1 ग्राम। ठीक है भाई, आप ये देख लेते हैं कि 1 ग्राम के साथ कार्बन कितना कंबाइन है दोनों में। ठीक है, तो 57.1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो ये तो कंबाइन करता है 42.9 ग्राम कार्बन से। 1 ग्राम ऑक्सीजन करेगा 42.9 डिवाइडेड बाय 57.1 ग्राम कार्बन से। ठीक है भाई, तो आपा को यही निकालना था कि 1 ग्राम के साथ कार्बन कितना है। तो आप सोल्व कर लो इसको। 42.9 डिवाइडेड बाय 57.1 विच इज इक्वल टू, तो जो ये रेशो है ये आ रहा होगा आपके पास 0.751। आप सोल्व करके देख लेना। अब यहाँ पे आपने क्या करा है कि ऑक्सीजन को 1 ग्राम फिक्स कर दिया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या होगा? 1 ग्राम फिक्स होगा, क्योंकि 2 अलग अलग कंपाउंड हैं, उनमें से आपने क्या करना है? 2 अलग कंपाउंड में एक के मास को फिक्स करना है, दूसरे एलिमेंट के मास का आपने क्या लेना है? रेशो। तो यहाँ पे भी आप क्या करते हैं? ऑक्सीजन का 1 ग्राम देख लेते हैं। तो 72.7 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन करता है 27.3 ग्राम कार्बन के साथ। 1 ग्राम करेगा 27.3 डिवाइडेड बाय 72.7 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ। आप इसको सोल्व करके देख लेना। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ रहा होगा आपके पास 0.376 ग्राम। तो दोनों में 1 ग्राम ऑक्सीजन फिक्स है, तो कार्बन का रेशो देखो, यहां पे कार्बन कितना है? 0.376 कार्बन, और यहां पे कार्बन कितना है? 0.751। आप सोल्व कर लेना, 1:2 आ रहा होगा। आप क्या कर सकते हो कि जो छोटी टर्म है उससे सबको डिवाइड कर दो। तो इसको सोल्व करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, 0.376 रेशो 0.751 बाय 0.376, जो छोटी टर्म है उससे दोनों को डिवाइड कर दो। तो ये तो आ गया 1:2।
तो ऑक्सीजन अगर 1 ग्राम फिक्स है तो दूसरे एलिमेंट का जो मास है वो किस रेशो के अंदर है, 1:2 के अंदर। तो ये जो हमारा कंसेप्ट था ये था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब देखो इसके बाद जो सेकंड लॉ है वो है अपने पास, अब देखो नेक्स्ट है इसकी लिमिटेशन। भाई जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है इसकी लिमिटेशन क्या है? तो भाई नेक्स्ट है अपने पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो आप कर रहे हैं इसकी लिमिटेशन। अब देखो भाई सबसे पहली जो लिमिटेशन है वो ये है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। आपने 10th में चैप्टर पढ़ा होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो आपने वहाँ पढ़ा होगा मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, not applicable to organic compounds। अब ये आपने 3 कंपाउंड ले लिए, तो पहले में देखो जो कार्बन है वो 12 है, हाइड्रोजन 4 है। ऐसे ही होता है, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 1, तो 12। अब 4 हाइड्रोजन है ना, तो 4 कार्बन का तो मास ये हो गया, हाइड्रोजन का मास कितना है 4। अब देखो दूसरा कंपाउंड जो है, तो दूसरा कंपाउंड के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास मास का रेशो क्या रहा होगा, एक कार्बन का 12 है तो 24:6। अब देखो थर्ड आपने ले लिया प्रोपेन C3H8, तो 36:8। एक का 12 होता है तो 3 का क्या आएगा 36। आप ऐसे लिख लेना चाहे 3 × 12 रेशो 1:8, तो 36:8। तो भाई लेट मास ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड। आपने क्या करना है, कार्बन के मास को 12 फिक्स कर देना है। तो देखो अब बच क्या रहा है, तो ये बच जाएगा अपने पास 12:3। यहाँ करेंगे तो 12:3 कर रहे हो ना, 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8/3। तो ये क्या आ रहा है फ्रैक्शनल। तो ये हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कंसेप्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है भाई। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि एक कंपाउंड होते हैं, तो जैसे मान लो कि FeO है, इसके अंदर Fe 0.93 है और ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, जो कंपाउंड होता है ना FeO, इसके अंदर जो आयरन टू ऑक्सीजन रेशो है वो 0.93 है। तो जो नॉन स्टिचोमेट्रिक कंपाउंड हैं वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करते। आप जैसे चैप्टर्स को आगे कंटिन्यू करोगे आपको टर्म्स का पता लगेगा। ठीक है, आपने अभी ये ध्यान रखना है कि नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड्स does not follows law of multiple proportion। तो भाई ये लिमिटेशंस हैं हमारे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अब हम इसका नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करते हैं। थैंक यू।